मैं बताना चाहता हूँ कि आप ही के माध्यम से एक वीडियो चल रहा था, जो कि वायरल हुआ था। अ, एक महिला उसमें स्टेटमेंट दे रही थी, उसके कहने के अनुसार कि अ, उसके पास जो मोबाइल मिला है एसपी मधेपुरा और डीएसपी हेडक्वार्टर मधेपुरा का, वो मोबाइल उसने चुराया है पैसे के एवज में। और वो वीडियो में ये भी बोलती है कि उसने एक लड़की के साथ में, जिसके आपके माध्यम से चल रहा था, 18 से 20 साल की लड़की को लेके वो डीएसपी हेडक्वार्टर के आवास में गई थी। और डीएसपी हेडक्वार्टर ने सिर्फ एक बार उसको पैसे दिए थे, और पिछले 3-4 बार की जो पैसे बाकी थे उसके पैसे की चुकता करने के लिए उसने वो मोबाइल वहाँ से उठाया था। जो लड़की को लेके गई थी साथ में, उस लड़की ने वो मोबाइल वहाँ से उठाया था। इसका जैसा ये मीडिया में चलना शुरू हुआ, एक परसेप्शन बनना शुरू हुआ, स्पेशली कोशी रेंज पुलिस के संबंध में, कि यहाँ पे इमोरल ट्रैफिकिंग का ऐसा कोई रैकेट तो नहीं है जो कि पुलिस पदाधिकारी जिसमें इन्वॉल्व हो। जैसे ये बात संज्ञान में आई, 4 तारीख को हमारे बात संज्ञान में आई एज ए डीआईजी के तौर पे कोसी रेंज। संज्ञान में आने के बाद सबसे पहला काम हमने ये किया कि इसकी एक निष्पक्ष जांच जरूरी थी। उसके लिए एक टीम गठित हुई, जिसका नेतृत्व एसपी सुपौल अमरकेश, जो मेरे बाएं बाजू बैठे हैं, उनको दिया गया। उनके साथ में इम्पार्शियलिटी के तौर पे काम कर पाए ऐसे पदाधिकारियों को चुना गया। उसमें सहरसा डीएसपी हेडक्वार्टर 2 हेडक्वार्टर के एजाज मनी जी को चुना गया। उसके साथ साथ जब मामला महिला से संबंधित था तो सहरसा महिला थानाध्यक्ष प्रेमलता जी को चुना गया। जबकि मामले का जो दायरा था वो मधेपुरा से संबंधित था, वहाँ के एक न्यूट्रल पुलिस निरीक्षक प्रशांत कुमार को भी उसमें ऐड किया गया। ये 4 मेंबर कमेटी को तथ्यात्मक जांच करने के लिए और उससे संबंधित तथ्य पेश करने के लिए 36 घंटे का समय दिया गया। हालांकि प्रक्रिया के अंतर्गत उस दिन 4 तारीख को जब ये आदेश हुआ तो संडे था। एसपी सुपौल को आदेश की कॉपी मिलना, उसके साथ जो कंसर्न जो 4 अधिकारी है उनको उस आदेश का अनुपालन के लिए उनको भी कॉपी देना, इसमें संडे का जो समय था वो शाम तक पहुंच गया। और जैसे ये इनको आदेश की कॉपी मिली और वर्क डिस्ट्रीब्यूशन हो गया तो संडे रात को ही जांच इसकी शुरू हुई। संडे के बाद अगले दिन सोमवार को सबसे पहले तो जांच टीम ने ये देखने की कोशिश की कि पहले जो महिला का जो चल रहा है, स्टेटमेंट चल रहा है, पहले उसको खोजा जाए। मैं यहाँ पे बता दूं कि जैसा ये मीडिया में चला वो महिला ट्रेसलेस हो गई थी। तो यहाँ मैं बधाई देना चाहता हूँ महिला पुलिस सब इंस्पेक्टर प्रेमलता जी को और उनके साथ जो डीएसपी हेडक्वार्टर 2 थे एजाज जी को। उन्होंने कड़ी मेहनत के बाद उस महिला को खोज निकाला, क्योंकि महिला जब तक मिल नहीं सकती थी तब तक ये आगे बढ़ने वाला नहीं था। तो जो एक हरकुलियन टास्क था, सबसे पहले कि महिला को आइडेंटिफाई करना और उसका स्टेटमेंट लेना, तो वो उसमें हमारे करीबन 12 से 14 घंटे निकल गए। उसके बाद महिला आने के बाद सोमवार को
इवनिंग के बाद इसका जो जांच की प्रक्रिया वो शुरू हुई। एसपी सुपौल अमरकेश वैयक्तिक तौर पे इस जांच को कंडक्ट कर रहे थे। सबसे पहले जांच का दायरा जब शुरू हुआ तो जो महिला का एक स्टेटमेंट था उसके अकॉर्डिंग शुरू हुआ। महिला को सबसे पहले बोला गया कि आपको जो बोलना है निष्पक्ष होके बिंदास होके बोलिए। किसी भी प्रकार का उस पर दबाव नहीं था। जब उसने अपना जो स्टेटमेंट था जो आप लोगों ने मीडिया में चलाया उसी को दोहराया, तो वहाँ पे पहला सवाल ये उठता था कि अगर ठीक है आप बोल रहे हो कि मैंने 18 से 20 साल की लड़की को ये पुलिस पदाधिकारी के घर में भेजा है, तो हमारे लिए ये ज़रूरी था कि वो लड़की कौन है। तो जो महिला आइडेंटिफाई हुई थी जिसका रिकॉर्डिंग आप मीडिया के माध्यम से चल रहा था, उसका नाम रीना देवी था और ये वार्ड नंबर 15 में बीरा थाने के रहने वाली थी। जब रीना देवी से पूछना शुरू किया गया कि ये जो आप बता रहे ठीक है, हम आपकी बात को मानते हैं कि आपने लड़की को आप वो 18 से 20 साल की लड़की को वहाँ लेके गए। लड़की का आपके पास नाम तो होगा, कोई कांटेक्ट नंबर तो होगा। उसने एक रेखा देवी का नाम लिया कि रेखा देवी नाम की लड़की को मैं लेके गई थी वहाँ पे, और रेखा देवी कोई पुलिस पदाधिकारी के घर में मैं छोड़ के आई हूँ रात में, और वही रेखा देवी जो है वो वहाँ से पैसे के एवज में मोबाइल लेके आई और उसको लेके मैं फिर मधेपुरा आ गई। तो उसके साथ साथ उसने उसका मोबाइल नंबर भी बताया। समय कम था, रेस जो हमारा रेस था, जो हमारा एक प्रतिस्पर्धा थी समय के साथ थी, क्योंकि 36 आवर्स का टाइम बाउंड इंक्वायरी रिपोर्ट सबमिट करना था। उसी समय मेहनत के साथ पूरे टीम ने उस रेखा देवी को आइडेंटिफाई किया, और रेखा देवी को आइडेंटिफाई करने के बाद उससे बातचीत की और उसको स्टेटमेंट के लिए बुलाया गया। रेखा देवी जब स्टेटमेंट देने आई तो उससे पूछा गया कि आपका नाम रेखा देवी है क्या। तो सबसे पहली बात है कि उसने बताया कि मेरा नाम रेखा देवी नहीं है और उसका उम्र भी 18 से 20 साल नहीं है। तीसरी बात है कि जो बोला गया था कि क्या आप इस महिला के साथ वहाँ पे गई थी, तो जब वो आमना सामना किया गया तो रेखा देवी अपना मूल नाम बता के बोल दी कि हाँ, इस रीना देवी को मैं जानती हूँ। और मैंने जो जांच टीम है उनके द्वारा और आगे पूछा गया कि आप कैसे जानती हैं इसको। जो सो कॉल्ड रेखा देवी है उसने जो खुलासा किया तो सब भौचक के रह गए। वो रेखा देवी जो है वैक्सीनेशन का काम करती थी, एक रेपुटेटेड फैमिली की महिला थी, रेपुटेटेड परिवार से बिलोंग करती थी। उसका मोबाइल जो रीना देवी है उसने नवंबर 2021 में चुराया था। जब वहाँ पूछा गया कि चुरा गया था, आप कैसे जानती है कि ये रीना देवी ने आपका मोबाइल चुरा था, तो मैं दाद देता हूँ उस सो कॉल्ड रेखा देवी का, जिसका ओरिजिनल नाम हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते। उसने पूरे उसके पास सीसीटीवी फुटेज थे उसके एरिया के, उसने दिखाया कि देखिए, उसने जब दिखाया एविडेंस तो उससे पूछा गया कि और इसके बाद क्या हुआ, फिर बोले नहीं, इसके बाद जब अपने तौर पे उन्होंने पुलिस की सहायता से इस महिला को पकड़ा तो नवंबर 21 में महिला के पास 4-5 मोबाइल और मिले थे और वो बोल रही थी कि ये मोबाइल महिला चोर है। तो जो रेखा देवी के बारे में जिसके बारे में बोला गया है कि उनको 18-20 साल की है और वो 22 तारीख की रात को, जब घटना जो बोली जा रही है 22 तारीख की रात को उसको रीना देवी लेके गई थी, मैं उसको आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। जो सो कॉल्ड रेखा देवी जी को लाइए।
हमारी बहन की तरह है। इनको रेखा देवी के तौर पे बताया गया है रीना देवी ने। इनको उनका कहना था कि हम 22 तारीख को इस लड़की को हमारे जो पुलिस पदाधिकारी है उनके घर पे रात में छोड़े हैं। ठीक है। सर जब ये लड़की वाला मामला वहाँ पे क्लियर हो गया है कि जो लड़की को इंगित कर रही थी रीना देवी, वो तो ये लड़की है नहीं और ये अच्छे रेपुटेटेड परिवार की महिला है। और उसका जो चोरी के क्रम में उसको जो पकड़ा गया था, मोबाइल जिसका चोरी हुआ था इसका, उस क्रम में नोकझोंक हुई थी इस महिला की, इसलिए उसने जानबूझ के इसका नाम लिया था उसको, जो आपके वीडियो में चल रहा है 18-20 साल की लड़की। उसके बाद जो मोबाइल रिकवर हुआ एसपी मधेपुरा का, वो एक महिला के पास से रिकवर हुआ, गंगा जला सहरसा की वो महिला है। तो फिर वो मोबाइल उस महिला के पास पहुंचा कैसे, इसके बारे में उस महिला से भी हमने जांच की। वो महिला अपने जांच के क्रम में बताई कि ये जो महिला है रीना देवी उनके वहाँ रेंट पे रहती थी और रेंट पे 6 महीना में वो रेंट पे रही है। उसमें 2 महीना का पहले उसने भाड़ा दिया था, 4 महीने का भाड़ा उसने नहीं दिया। 4 महीने का भाड़ा नहीं देने के एवज में जब लगा कि ये महिला हमको भाड़ा नहीं दे रही, तो उसने उसको घर से निकाल दिया अपने रूम से। और जब उस महिला का, जो गंगा जला की महिला, उसको पूछा गया कि इन्होंने अपना क्या इंट्रोडक्शन दिया था, क्या बता रही थी, क्या करती है रीना देवी, तो उन्होंने कहा कि रीना देवी ने उनको ये बताया कि रीना देवी रात में जो सहरसा का सदर हॉस्पिटल है वहाँ पे नर्स का काम करती है, इसलिए वो हमेशा उसकी रात में ड्यूटी लगती है, वो रात में ही जाती है और दिन में वो सोते रहती है। और जब पूछा गया कि आपके पास मोबाइल कैसे आया ये, तो उस महिला ने बताया कि ये मोबाइल लेके रीना देवी उनके पास आई थी और रीना देवी ने ये बताया कि उनके बेटे की तबीयत खराब है, वो एडमिट है, उसको कुछ पैसे की ज़रूरत है, इसको आप 2-3 हज़ार में ले लीजिए। तो उस महिला ने 1000 रुपये दे के वो मोबाइल अपने पास रखा, उसका यूज़ नहीं किया था और इस तरह से उस मोबाइल का ये हुआ है। तो जिस महिला के साथ ये रेंट पे रहती थी पहले 6 महीना और जिसके पास से मोबाइल रिकवर हुआ, उनको भी हम बताना चाहते हैं। आप गंगा जला सहरसा की महिला, उनको ले ये हमारी बहन के तौर पे है। ये गंगा जला में रहती है और उनके वहाँ पे जो सो कॉल्ड रीना देवी वो रेंट पे रहती थी, जिसका रेंट उन्होंने दिया नहीं था और जो बोला है मोबाइल के एवज में कि बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए इनके पास वो मोबाइल रख के इनसे 2000 रुपये लेके गई। ठीक है, जाइए। अब एक तो लड़की का एस्पेक्ट भी क्लियर हो गया, उसके बाद जहाँ से मोबाइल रिकवर हुआ उस महिला का एस्पेक्ट भी यहाँ पे आपके सामने हमने बोला है। अब जब रीना देवी से आगे पूछताछ की गई तो रीना देवी को पूछा गया कि आप ठीक है लड़की को लेके गई थी, किस तरह से लेके गई थी, तो रीना देवी द्वारा बताया गया कि वो ऑटो से गई थी और राजू कुमार नामक वो उनको छोड़ने गया था और इससे पहले भी 4-5 बार वो जो लड़की को लेके गई थी, राजू कुमार जो ऑटो चालक है, उसको लेके गई थी। इसमें भी हमको मेहनत लगी कि राजू कुमार ऑटो चालक है कौन, जिसको जीरो डाउन करना था। तो इसमें भी टीम को मैं बधाई देता हूँ कि उन्होंने शीघ्रता से अत्यंत कम समय में जो ऑटो चालक है
राजू कुमार, उसको चिन्हित किया और उसको स्टेटमेंट के लिए रहा है। राजू कुमार को इनको ये एक्चुअली इनको बताया गया था कि ये उनको लड़कियों को साथ मधेपुरा लेके जाते थे। हालांकि इनका रिकॉर्ड इस बारे में क्लीन है, ये कभी उसको जानते भी नहीं थे, ना कभी इस तरह से इन्होंने कार्रवाई की है। अपनी कोई लड़की को लेके भी गई है। ठीक है, आप जाइए। इसके बाद हुआ कि रीना देवी को और पूछा गया कि भाई ठीक है, ये जो आमने सामने किया गया, इसने मना कर दिया कि हम तो कभी जानते नहीं आपको और आप तो कभी लेके भी नहीं गए। तो फिर उसके बाद रीना देवी ने और 2 ऑटो वालों का नाम लिया। वो दोनों ऑटो वालों को हमने बोला कि नहीं, ये अगर बोल दी तो दोनों ऑटो वालों को भी हमने जीरो डाउन किया और उनसे भी पूछताछ की। वो तो बिल्कुल ही इनको जानते ही नहीं थे, हवा में बातें थी। तो हमको नहीं लगता है कि ऑटो वालों को दिखा दिया और तीनों को दिखाने की कोई ज़रूरत है। बाद में ये क्लियर हो गया कि महिला जो है रानी देवी झूठ बोल रही है। ना ये महिला का एस्पेक्ट भी इसमें मैच हो रहा है, ले जाने का एस्पेक्ट ट्रांसपोर्टेशन का वो भी नहीं हो रहा है। तीसरी बात है कि मोबाइल का जो एस्पेक्ट था ओके, वो जो झूठ बोल रही थी कि ऐसे मिल गया, तो वो भी वहाँ पे क्लियर हो गया कि उसने चुराया था। तो उसके बाद उसका पुनः बयान लिया गया रीना देवी का। तब रीना देवी ने वहाँ पे जब उसको लगा कि जो उसने पक्ष रखा है, सारे पक्ष को पुलिस ने अपने तौर पे इसको काउंटर नैरेटिव दिया है और वो तथ्यों के साथ दिया है, एविडेंसेस के साथ दिया है। तो उसके बाद उन्होंने अपना वर्जन चेंज किया। वैसे तो बयान बार बार एज पर रिपोर्ट बयान बार बार बदल रही थी। तो उसने बताया कि नहीं, मुझे वहाँ एक कॉल आया था अजय कुमार का। अजय कुमार ने मुझे 8:30 बजे 22 तारीख को कॉल किया कि आपको यहाँ आना है। अजय कुमार ने वो पूछा गया कि अजय कुमार है कौन। अजय कुमार जो मधेपुरा का सदर हॉस्पिटल है उसमें सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है, वो उसको पहले से जानती है। उसने कॉल किया कि आपको आना है और आपको पुलिस पदाधिकारी जो है वो बुला रहे हैं। तो उसके बाद मैं रात में यहाँ से पैसेंजर पकड़ के गई, 2:10 पे वहाँ पे लैंड हुई, वहाँ पे पहुँची। वो 1:45 का पैसेंजर था। रात को यानी 22 शुरू हो गया था, 2:10 पे वहाँ पे पहुँची है। उसने ई रिक्शा लिया है, 20 रुपये पेमेंट करके वो सदर हॉस्पिटल मधेपुरा में पहुँची है। उसके बाद 2:30 बजे के आसपास वो पुलिस पदाधिकारी के घर में गई है। उसके बाद वो घर में रहने के बाद फिर वहाँ पे उन्होंने एलिगेशंस किए कि इस टाइप से था। फिर बाद में हम मोबाइल उठा के वहाँ से आ गए। तो और फिर जोर देने के बाद पूछा कि फिर बाद में वो बताइए कि नहीं ऐसा कुछ नहीं था, हम चोरी के हिसाब से गए थे वहाँ पे और मोबाइल उठा के ले आए। तो उसको पूछा गया कि ठीक है। उसके बाद ये तो क्लियर हो गया था कि उसने अपना बता दिया कि हम किस टाइम गए, क्या गए थे। तो मैं पुनः यहाँ पे जो टीम है अमरकेश के नेतृत्व में उसको बधाई देता हूँ। उन्होंने इस मैटर से, इस इशू से संबंधित जो भी कांस्टेबल से लेके महिलाएं जो भी नंबर आए उसका सबका CDR 6 महीने का CDR निकाला, सबका एनालिसिस किया गया। रीना देवी के 2 मोबाइल नंबर थे, उसके भी पूरा 6 महीने का CDR निकाला गया, उसका भी पूरा एनालिसिस किया गया, ताकि ये जो बोल रही है कोई अजय कुमार है क्या है। तो 8:30 बजे के कॉल के बारे में पता चल रहा था कि उस टाइप से कुछ अजय कुमार नामक व्यक्ति नहीं है। क्रॉस वेरीफाई होने के बाद तो ठीक है, वहाँ पे भी माना हमने कि ठीक है, ये महिला अगर वहाँ जानती है तो हो सकता है कि जो पुलिस पदाधिकारी उनके घर में किसी को जानती होगी। फिर यहाँ पे पुलिस पदाधिकारी जो DSP हेडक्वार्टर वहाँ पे है, तो उनके साथ कौन रहता है। तो वहाँ पे एक होमगार्ड रहते थे चंदेश्वरी शर्मा, 58+ की उनकी उम्र है, और उनका ड्राइवर कभी कभी सोता था वहाँ पे। ड्राइवर का नाम आशीष कुमार है, सिपाही, और एक बॉडीगार्ड में रहता था न्यान कुमार। तो हमने हमारी टीम ने जिनको जांच दी गई थी उन्होंने तीनों को तलब किया, तीनों को लाया गया, महिला को उनके सामने रखा गया। सबसे पहले चंदेश्वरी शर्मा को खड़ा किया गया, होमगार्ड को, क्या आप इनको जानती है। उसमें
रीना देवी कहती है हाँ यही अजय कुमार है। और क्या करता है, तो अजय कुमार के बारे में इसने बताया कि अजय कुमार जो एक कैमोफ्लेज ड्रेस होता है आर्मी वाला, वो पहन के डंडा लेके सिक्योरिटी का काम करता है वहाँ पे। अच्छा, तो यही अजय कुमार है? हाँ, ये अजय कुमार है। जबकि वो चंदेश्वरी शर्मा था और वो बेचारा वहीं पे खाना कुक के तौर पे काम करता था और वहीं पे रहता था, और कभी वो सिक्योरिटी के कोई पर्पज ही नहीं था। फिर भी हमने वहाँ पे एक चांस लिया कि ठीक है, तो फिर चंदेश्वरी शर्मा का भी मोबाइल नंबर लिया गया, चंदेश्वरी शर्मा का भी CDR एनालिसिस किया गया। चंदेश्वरी शर्मा का दूर दूर तक कहीं पे कांटेक्ट नहीं था इस महिला के साथ जो 2 नंबर थे। क्लियर होगा। फिर बाद में जो ड्राइवर था आशीष कुमार, उसको बुलाया गया। तो ये आशीष कुमार ये जो है ये कौन है? तो है ये DSP के आवास पे कपड़े धोते हुए हमने देखे हैं। जबकि वो रात में मामला बता रही, तो उसको पूछा गया कि भाई कपड़े रात में कहाँ से धोएगा? आप बता रही कि आप 12 बजे के बाद गए, 12 बजे के बाद ये कपड़े धो रहा था। तो बताएगी नहीं, उस वक्त हमको थोड़ा थोड़ा लाइट चले गया था, और ऐसे बहकावे में डिफरेंट टाइप की जॉब दे रही थी। तो ये तो क्लियर हो गया कि आशीष कुमार को भी ये जानती नहीं थी। तीसरा जो उनका बॉडीगार्ड था ज्ञान कुमार, उनको भी इसके समक्ष लाया गया कि आप इसको जानती है। तो ये बताया कि हाँ, उस दिन ये रात में उस रूम में सोया हुआ था, बाजू के रूम में। तो हमने पूछा कि कितने लोग वहाँ पे सोए हुए थे, टीम द्वारा जो पूछा गया उसको। तो बोला नहीं, ये भी वहाँ पे सोया हुआ था। फिर जो ज्ञान कुमार का हमने CDR एनालिसिस किया, उसका ऑलरेडी 6 महीने का CDR इन्होंने जो टीम ने निकाल के रखा था उसका एनालिसिस किया। तो ज्ञान कुमार का मोमेंट ये है कि वो अपने सिंगेश्वर में रहता है, कैदी बहन के साथ मॉर्निंग में ड्यूटी पे आता है और शाम को निकल जाता है। इंडिपेंडेंट विटनेस से भी उसको वेरीफाई किया गया, CDR के एनालिसिस से भी वेरीफाई कर दिया गया। वो उस रात में बेचारा था ही नहीं और रात में रुकता भी नहीं उनके वहाँ। ये तो पूरा मामला क्लियर हो गया है कि महिला अत्यंत झूठ बोल रही है। फिर महिला के चरित्र, चाल चलन, उस प्रोफेशन, उस बारे में जानकारी लेना शुरू की। उसमें इंक्वायरी कमेटी ने अपना दायरा बढ़ाया, तो उसमें ये पाया गया कि ये महिला जुलाई में भी 3 बार उसी आसपास, हॉस्पिटल के आसपास पाई गई थी। CDR के एनालिसिस में भी रात में, बाद में अगस्त में भी गई थी, और अगस्त के एंड का तो आपने ये चला, अगस्त में भी 3 बार गई थी। तो सारा चीज़ होने के बाद और कुछ एविडेंसेस ऐसे भी आए कि महिला खुद अनैतिक व्यापार से संबंधित थी। उसके बाद ये क्लियर हो गया कि इस महिला का एक जो एरिया था, ऑपरेशनल एरिया था, एक यहाँ के ट्रेन के जो सहरसा का ट्रेन का जो ये है रेलवे स्टेशन है, उसके आसपास के साथ साथ जो हॉस्पिटल का एरिया वहाँ पे भी इसका है। और जो अजय कुमार था वो स्टिल हमारे लिए मिस्ट्री था कि अजय कुमार है कौन। तो हमने फिर वहाँ पे जो सदर हॉस्पिटल मधेपुरा में जो नाइट ड्यूटी काम करते हैं उनके बारे में जांच की। उसमें जो सिक्योरिटी पे तीनों को आइडेंटिफाई किया। उसमें से जो 2 लोग थे वो महिला ने पहचाना कि हम इनको जानते हैं और यह इनके साथ हमारी अच्छी बातचीत है, यहाँ रहते वहाँ रहते, हॉस्पिटल के बारे में बताने शुरू कर दी। फिर उनसे जब पूछा गया तो ये तो बात क्लियर हो गई कि महिला ने उनसे भी कुछ पैसे लिए थे, उसमें से कुछ व्यक्ति से पैसे लेने के बाद 2019 में भी ऐसा ही एक मामला, एक सस्पिशियस एक्टिविटीज़ में वहाँ पकड़ी गई थी हॉस्पिटल के आसपास ही, और 19 के भी एविडेंसेस आए थे। इसका मतलब है कि करीबन लास्ट 4-5 ईयर से उस एरिया में ऑन एविडेंस बेसिस पे एक्टिव थी ये महिला अपने प्रोफेशन में। तो कंक्लूजन ये हुआ कि ये सिंपल वे से जो फैक्ट्स निकल के आए वो यह है कि महिला रात को यहाँ से ट्रेन से गई, वो हॉस्पिटल के एरिया में उसको कुछ मिलता, गिराई वगैरह वो खोजा। बाद में निकलते वक्त ट्रेन का टाइम हो गया था 3:10 पे जो कोसी ट्रेन कोई आती है उसने बताया, उसका भी वेरिफिकेशन हुआ है। तो ट्रेन पकड़ने के चक्कर में वो, और जो DSP हेडक्वार्टर के बारे में बोल रहे हैं उसका जो आवास है वो एग्जैक्टली अपोजिट है, वहाँ से 20 मीटर पे उनका आवास है। आवास का गेट खुला रहता है, उसमें इस टाइप से कंपाउंडिंग और लॉक नहीं है।
जो चंदेश्वरी शर्मा है कुक को, उसको पूछा गया कि कहीं आपका गेट खुला रहता है कि आप लॉक नहीं कर देंगे? बोले नहीं, वो एक रस्सी वाला ये रहता है, उससे सिर्फ रस्सी से उसको थोड़ा सा आगे वाले गेट को, यानी घर के गेट को वो लगा लेते हैं क्योंकि कोई चांस नहीं। और डीएसपी हेडक्वार्टर का जो आवास है तो उनका रूम कैसे खुला था? तो बोले वो हमेशा जो है गर्मी के दिनों में और उनको थोड़ा भी होता है तो वो दरवाज़ा खोल के सोते हैं, और उस दिन तक वो रात में 11:30 तक कुछ काम भी कर रहे थे, और जो वेरीफाई भी हो गया कुछ पेमेंट कर रहे थे ऑनलाइन। तो ये बात तो क्लियर हो गई यहाँ पे कि ये महिला रात में आई वहाँ पे, और उस एरिया में 4-5 साल से उसका एक्टिविटी रोमिंग एक्टिविटीज़ है, पहचान पाई, चांस लिया क्योंकि उसका इतिहास रहा है मोबाइल चोरी का। 4-5 मोबाइल के बारे में नवंबर 2021 में भी यहाँ पे वो पाई गई थी, और उसका एक बेटा और बेटी, उनके पास भी मोबाइल है। अब जिस टाइप से प्रोफेशन में है वो उस टाइप से इतने उनके बच्चे के पास भी मोबाइल होना एक सस्पिशियस रखता है। और एक अभी मधेपुरा में घटना हुई है चोरी की, तो उसमें भी सस्पिशियस के तौर पे सीसीटीवी जो आया है उसमें वेरीफाई करना अभी जारी है, उसमें मोर और लेस इसी तरह की महिला दिख रही है। तो ये तो क्लियर हो गया कि ये गई वहाँ से मोबाइल उठाई, और मोबाइल उठाने के बाद जब वो आई घर पे आने के बाद इसका भाई जो था, इसके भाई ने इसको पूछा, भाई जो एक सैमसंग का मोबाइल था, प्राइवेट मोबाइल जो था डीएसपी हेडक्वार्टर का, कि ये मोबाइल जो है ये मोबाइल किसका है? तो जब इसने बताया कि नहीं ऐसे मुझे मिला है, जब उसने लिस्ट देखा उसमें तो उसमें डीएसपी की वाइफ का और इनके जो डीएसपी उस वाइफ ऐसा नंबर दिखा, तो उसने कॉल करके बताया कि मुझे मोबाइल यहाँ पे एनसीसी ग्राउंड पे मिला है। फिर वो डीएसपी के थ्रू यहाँ पे टीम भेजी गई, और यहाँ पे सरसा के जो गश्ती पार्टी उसके द्वारा वो मोबाइल को रिकॉर्ड किया गया। बाद में जो दूसरा मोबाइल था, इसने दूसरा मोबाइल जो गंगा जला की लेडी है उसको 2000 में दे दिया था। हालांकि मामला ये था कि जब एसपी रैंक का मोबाइल उसको एक्सपेक्ट नहीं था कि एसपी का ये मोबाइल है। जब एसपी रैंक का मोबाइल वो उसके पास आ गया तो मनगढ़ंत कहानी के तौर पे उसको कुछ बोलना था, वो बोल दिया। ये महिला का पूरा ये है। हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, मैं मिस कर गया था। सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब ये सब क्लियर हो गया कि इसने चोरी की है वहाँ पे, इस तरह का कोई महिला लड़की को ले जाने का या इसका ये सारे ये होने के बाद, उसको लास्ट में बोला गया है कि जो डीएसपी मुख्यालय जिनके खिलाफ उसने बोला है कि हम लड़कियां पहुंचाती तो दिखते कैसे, तो वो महिला बोली कि अच्छा मोटे ताजे हैं और दाढ़ी वाली है उनका। हम सरप्राइज हो गए कि दाढ़ी बोल रहे हैं और मोटे बोल रहे हैं। तो फिर जो हेडक्वार्टर डीएसपी 2 एजाज, उनके द्वारा 5 फोटो उसको दिखाए गए कि उसमें से, और जिसमें कि चौबे का भी फोटो था जो डीएसपी जिसके खिलाफ एलिगेशन, इसमें से बताइए आपकी कौन है कर। तो उन्होंने एजाज वो सब इंस्पेक्टर था क्या? हाँ, सब इंस्पेक्टर को जो यूनिफॉर्म में था उसको आइडेंटिफाई ये है डीएसपी हेडक्वार्टर। तो जब उन्होंने आइडेंटिफाई किया तो बोले लेकिन इसमें उनको दाढ़ी नहीं है, मूंछ है, हमारा तो दाढ़ी वाले थे। तो तब हमको क्लियर हो गया कि ये पूरी तरह से ये एक दूसरे तरीके से अपने आप को कवर करने के लिए बोला गया स्टेटमेंट है। ये मामला यहाँ तक है। दूसरा बात, जो पुलिस का एस्पेक्ट था, यहाँ पे बताया गया था कि ये अब जो लीक हुआ है ये, उस संबंध में भी कमेटी ने जांच की है। ये जो वीडियो है महिला के मोबाइल के रिकवरी के क्रम में, ये वीडियो जो सदर थाना है सहरसा का, उसके शिरस्ता का ये वीडियो है। और जो वीडियो रिकॉर्ड किया गया है, वीडियो रिकॉर्ड वहाँ पे एक प्रभात करके लड़का था टेक्निकल सेल का सहरसा, उसने रिकॉर्ड किया है। और धीरेन्द्र जो था, धीरेन्द्र बाजू में था उसके, प्रभात ने धीरेन्द्र को वो वीडियो फॉरवर्ड किया है। और धीरेन्द्र के पास वो वीडियो आने के बाद एसडीपीओ सदर मधेपुरा अजय नारायण यादव, इन्होंने उनको पर्सनली घर पे बुलाया है धीरेन्द्र को। उनकी डिटेल स्टेटमेंट है हमारे पास। बुलाने के बाद जबकि मामला डीएसपी हेडक्वार्टर देख रहे थे, या तो आप अपने तौर पे देख रहे हो, एसडीपीओ का जुडिक्शन है तो उसमें आप लीगल वे से कार्रवाई कर सकते थे। उसको बोला गया है कि ये हमारे इस पर फॉरवर्ड करो। हालांकि उसने उसके सरकारी नंबर पे फॉरवर्ड किया, लेकिन उसके साथ साथ उनका प्राइवेट नंबर भी था। प्राइवेट नंबर सरकारी में फॉरवर्ड करने के बाद प्राइवेट नंबर की ज़रूरत नहीं थी, फॉरवर्ड नंबर पे भी प्राइवेट करवाया गया। तो ये जो चेन है
प्रभात, धीरेन्द्र और अजय नारायण यादव एसडीपीओ सदर जो मधेपुरा है, यहाँ पे ये जो वीडियो चल रहा है ये मिलता है। हालांकि वहाँ पे और 2 लोगों ने वीडियो बनाया था, लेकिन जो वीडियो मीडिया में चल रहा है, जो लीक हुआ है, वो कम्प्लीटली प्रभात ने भी एक्सेप्ट किया है कि हाँ वो मेरे मोबाइल से किया गया वीडियो। और ये वीडियो में सिर्फ 2 पुलिस कर्मचारी और 1 एसडीपीओ आते। तो यहाँ पे आशंका बनती है कि लीक जो है इनके दोनों के मोबाइल चेक किए गए थे, प्रभात और धीरेन्द्र के। उनसे सिर्फ प्रभात से फॉरवर्ड है धीरेन्द्र के पास, और धीरेन्द्र से एसडीपीओ के प्राइवेट और गवर्नमेंट नंबर से फॉरवर्ड है। तो इससे एक कंक्लूजन निकल सकता है कि जो लीक हुआ है वो एसडीपीओ सदर मधेपुरा अजय नारायण यादव द्वारा ही लीक किया गया है। एक तो पहली बात है। दूसरी बात है कि उसमें जो सहरसा का जो सीरस्ता था, सदर थाना का सीरस्ता था, वहाँ पे तो पुलिस सब इंस्पेक्टर ब्रिजेश चौहान भी प्रेजेंट है, सिपाही अमर सिंह, अमरेंद्र कुमार जो हैं के टेक्निकल सेल के, वो दोनों भी प्रेजेंट है, और महिला सिपाही इंदु कुमारी भी प्रेजेंट है। 2 प्रोबेशनर पीएसआई वहाँ पे थे। तो प्रोबेशनर पीएसआई को ज़्यादा इनका पता नहीं होता, वो तो रूटीन में होंगे। तो वो 2 पीएसआई भी और प्रोबेशनर पीएसआई वहाँ पे थे। तो लीक के बारे में ये पुख्ता हो गया कि ये लीक इस टाइप से हुआ है और उसको अलग तरीके से प्रोजेक्ट किया गया है। तो जांच कमेटी का जो एक दायरा था उन्होंने कंप्लीट किया, और मैं आपको बता दूं कि 36 घंटे उनको दिए थे जहां से उन्होंने स्टार्ट किया महिला को गिरफ्तारी जीरो डाउन करने की। उन्होंने 32 घंटे में अपना पूरा ये किया। बाद में रिपोर्ट बनाना और उसमें थोड़ा समय लगा है। 32 घंटे में अमरकेश के नेतृत्व में एजाज, प्रेमलता और प्रशांत जिन्होंने ये काम किया है काबिल तारीफ है। जबकि सब तरह से जिस टाइप से मीडिया में आप लोग चला रहे थे उस टाइप से पुलिस की छवि भी धूमिल हो रही थी। तो रिकॉर्डेड टाइम में इन्होंने उस रिपोर्ट को सबमिट किया है, और उस जो निष्कर्ष कमेटी के निकले उसको हमने उस सारे निष्कर्ष से हम सहमत हैं, और उस निष्कर्ष के ऊपर हमने जो कार्रवाई की हमने पुलिस मुख्यालय को लिख दी गई है। इसमें जो है सबसे पहली बात यह है कि मोबाइल चोरी की सना जो है 878 नंबर सना सवेरे 7:30 बजे के आसपास ही डीएसपी हेडक्वार्टर ने वहाँ की थी, सदर थाना मधेपुरा में, कि उनके 2 मोबाइल चोरी हुए हैं। हालांकि सना करके कोई भी ये इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं कर सकता। हालांकि उसमें एफआईआर दर्ज करना चाहिए था, और प्रॉपर प्रोसीजर के साथ जब सारी चीज़ें हो गई तो उसको सीआरपीसी के अकॉर्डिंग उसको कार्रवाई को करना चाहिए था। तो जो वहाँ पे एफआईआर दर्ज नहीं हुआ, और जो अपने पैरेलल तरीके से एक तरीके से जिसको इसको किया गया, इसलिए हमने जो डीएसपी हेडक्वार्टर अमरकांत चौबे है, जिनके खिलाफ फॉल्स एलिगेशंस थे कि लड़कियां वो बुलाते और लड़के बुलाते, वो एकदम बेसलेस उनके खिलाफ में एलिगेशंस है। इस बारे में जो भी आरोप लगाया गया आपकी मीडिया के माध्यम से, जो रीना देवी का स्टेटमेंट था, वो निराधार है, बेसलेस है। इस तरह से कोई एक्टिविटीज़ में डीएसपी हेडक्वार्टर अमरकांत चौबे इन्वॉल्व नहीं है। इस मामले में तो वो क्लीन है। लेकिन हाँ, डीएसपी का ठीक है, उनका प्राइवेट मोबाइल चोरी वो अलग बात है, लेकिन एसपी का जब एसपी छुट्टी पे तो उनका मोबाइल उनके पास था, चोरी होना और उसको सिर्फ सना दर्ज करके उसको पैचअप करना, कवरअप करने की एक कोशिश हुई है, मोबाइल रिकवरी की कोशिश हुई है। इस संबंध में हमने मुख्यालय को स्पष्ट तौर से लिखा है कि डीएसपी हेडक्वार्टर अमरकांत चौबे इनको उस पद से हटाया जाए और उन पर विभागीय कार्रवाई शुरू की जाए। दूसरी बात, जहाँ तक लीक की बात है, ये पुलिस की छवि को धूमिल करने की कोशिश हुई है, और स्पेशली हम लीक के बारे में ज़्यादा संवेदनशील थे। अब ये जबकि वो मामला नहीं था जिसको इतना बड़ा तुल बन गया, वो कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट का हमारे अंदर का ही एक आदमी था, वो हमको चिन्हित करना जरूरी था। तो पुलिस की इमेज के, स्पेशली बिहार पुलिस की इमेज पे कोई भी ऐसा कुछ एक छीटा भी उछालने की कोशिश करता है, तो हम स्पेशली अगर डीआईजी पूछी सुदीप पांडे रूथलेसली काम करेगा। हमारे लिए हमारी इमेज ही सबसे परम है यहाँ पे, और इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, इम्पार्शियलिटी, इसके लिए हम माने जाते हैं यहाँ। जब लीक हुई है तो लीक के संबंध में जो सीरीजता में प्रेजेंट है, जिसने रिकॉर्ड किया, प्रभात, धीरेन्द्र
और उसके बाद एसडीपीओ सदर। इसमें जहाँ वो रूम में जो प्रेजेंट है प्रभात और धीरेन्द्र, उसके साथ साथ जो सहरसा के पीएसआई थे ब्रिजेश चौहान, और दो जो वो टेक्निकल सेल से थे, एक अमर था और अमरेंद्र था, और महिला थी वहाँ पे सिपाही इंदु कुमारी। ये पांचों को हमने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जहाँ तक बात है लीक की, वहाँ पे जो लास्ट एंड पॉइंट है वो अजय नारायण यादव का मोबाइल है। उस पर उसने पर्सनली उसको बुला के धीरेन्द्र से लिया है। तो सारा जो एक ये जो जिस तरह से दिख रहा है मीडिया में, जिस तरह से इमेज धूमिल हुई है, उसमें कहीं ना कहीं इनका हमको तो भूमिका दिख रही है। उस तरह से हमने स्पष्ट तौर से लिखा है और मुख्यालय को हमने इनको हटाने, इनको निलंबित करने एवं इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए लिखा गया है। अजय नारायण यादव के। उसके बाद ये जो लीक का कार्रवाई कंप्लीट हुआ है, उसके साथ साथ नवंबर 2021 में यहाँ इस महिला के पास 4-5 मोबाइल की बात आ रही है, जो एक महिला का जो उसने रेखा देवी का नाम लिया था। तो नवंबर 2021 में भी तभी अगर एफआईआर होता था तो शायद ये घटना आज नहीं होती। इसलिए हमने एसपी सरसा को स्पष्ट तौर से लिखा है कि नवंबर 2021 के बारे में जांच करें, वहाँ एफआईआर दर्ज करें, और जो पदाधिकारी इसमें अपने ड्यूटी में कमी पा गई है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। उसके साथ साथ अब पहली बात है कि जो सना दर्ज हुई है, सदर थाना जो मधेपुरा का है, वहाँ पे मोबाइल मिसिंग की सना दर्ज हुई है। और दूसरी बात है कि जो सदर थाना सहरसा है, यहाँ पे सीरियसता में इस तरह से रिकॉर्डिंग हुआ है, तो दोनों थाना प्रभारी की जिम्मेदारी बनती है। तो दोनों थानेदारों की जिम्मेदारी फिक्स करते हुए हमने दोनों एसपी को लिखा है। एसपी सदर को, थाना सदर मधेपुरा के लिए एसपी मधेपुरा को लिखा है, और जो थाना प्रभारी सदर सहरसा है उनको एसपी सहरसा को लिखा है कि इनके खिलाफ भी जांच की जाए, और जांच में जो तथ्य सामने आते हैं उसके अकॉर्डिंग विधि सम्मत कार्रवाई की जाए। उसके साथ साथ जब ये सबकी जड़ जो है सना का एफआईआर में दर्ज न होना, तो एसपी मधेपुरा को क्लियर कट यहाँ से डायरेक्शन दिए गए हैं, राइटिंग में बताया गया है कि उस सना को आप कन्वर्ट कीजिए एफआईआर में। वहाँ पे प्राथमिकी दर्ज होगी मोबाइल चोरी की, एसपी के मोबाइल और एसडीपीओ का जो प्राइवेट मोबाइल उसकी, और उसके अकॉर्डिंग उसमें कार्रवाई होगी। और उस चेन में रीना देवी जो है उसको तुरंत जीरो डाउन करके उसको गिरफ्तारी का भी आदेश हमने ऐसे कर दिए गए। ये आइए, ये प्रशांत कुमार जी है, ये भी मेंबर थे। अब बताइए अजय कुमार, ये देखिए इधर ये बताइए, ये अजय कुमार, इनको बताया जा रहे थे ये, जबकि चंदेश्वरी शर्मा है, ये अजय कुमार है, ये आर्मी के यूनिफॉर्म में रहते हैं और वहाँ डंडा लेके चलाते हैं, और इनको जबकि ये बेचारों ने देखा भी नहीं है, और इनके मोबाइल नंबर, हाँ हॉस्पिटल में कहाँ काम करते हैं ये, तो कुक के तौर पे 4 साल से वहाँ काम कर रहे हैं, उनके बाद समय नहीं मिलता है इनको। अब इनको आप जो भी हम आपके सामने वहाँ उस महिला के सामने ला रहे, लेकिन ये वो है, ये वो है, इनको अजय कुमार डिक्लेयर कर दिया। तो और बाकी वो आ गए क्या, वो दोनों ये टीम का एक फोटो ले लेना, ये नहीं अब जाइए, आप इधर आइए पीछे। एक बात ये है कि जैसा हम हमारे पुलिस की इमेज के प्रति संवेदनशील है, देखिए हम आपके प्रोफेशन का रिस्पेक्ट करते हैं, सोशल मीडिया जो चला रहा है उसका हम रिस्पेक्ट करते हैं, प्रोफेशनल तरीके से वो काम करे हम उसका आदर करते हैं, प्रोफेशनल तरीके से हम भी काम करते हैं, और इसमें कोई पार्शियलिटी या बायसनेस नहीं है। लेकिन इस इशू को लेके जिस तरह से उछाला गया है, फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मीडिया वालों ने ये चलाया कि ये वीडियो जो है डीआईजी के ऑफिस में रिकॉर्ड किया गया है। इसमें स्पेशली हमने इंस्ट्रक्शंस दिए और मुख्यालय को भी लिखा है, तीनों जिला के एसपी को एक एफआईआर दर्ज करने के लिए बोला गया है कि जिन्होंने ऐसी भ्रामक कल्पनाओं के बेसिस पे स्टोरी चलाई। माना आपके पास वीडियो आप चला सकते हैं, दिक्कत नहीं है, लेकिन उस वीडियो की हम पुष्टि नहीं करते, ये भी नीचे चलता है, वो भी ठीक है, लेकिन आप उस पर कंक्लूजन दे रहे हो कि लड़कियां भेजी जा रही थी, 15 साल की कमसिन लड़कियां भेजी जा रही थी, ये जो आपने कंक्लूजन किया और स्टैंप लगाने की कोशिश की, जिन्होंने भी की है,
उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। एक ये लीगल एस्पेक्ट, दूसरा जिनके भी ऐसे चैनल्स चल रहे हैं जिन्होंने इस मामले को तुल दिया है, जो इनके ओनर्स है, फॉर एग्जांपल यूट्यूब है, फेसबुक है, उनके लिए भी जो कंसर्न एसपीज है उनके द्वारा कम्युनिकेशन किया जाएगा कि बिहार पुलिस की इमेज को धूमिल करने की कोशिश थी। और उसमें क्लॉज रहता है, अगर आप मालाफाइड इंटेंशन से किसी का इमेज पे अगर डिस्टॉर्टेड कंटेंट डालते हैं तो आपके चैनल भी बंद हो सकते हैं। उस बारे में परस्यू करके उसको एक्शन लेने के लिए हमने बोला है, वो भी हमारे डायरेक्शन में है। थैंक यू।